नमस्कार। जमीन किसकी? शीर्षक है जमीन किसकी, प्रश्न चिन्ह है आगे। जमीन किसकी? मैंने अपने जीवन काल में देखा कि किस तरह से जमीन के विवाद होते रहते। किसी को ज्ञात नहीं कि जमीन आखिर है किसकी। बहुत से झगड़े, बहुत से फसाद मात्र केवल जमीन के लिए, और किसी को मालूम नहीं कि जमीन है किसकी। प्रश्न ये है, जमींदारी प्रथा थी इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर। उस समय एक एक इंच जमीन भारत के जमींदारों की थी। उसके पहले यदि इतिहास देखें तो राजे महाराजाओं की जमीन थी, एक एक इंच जमीन। उसके पहले देखें तो जो यहाँ लोग आक्रमणकारी आ जाते थे, बलशाली होते थे, उनकी जमीन हो जाती थी। उसके पहले देखें तो ये जमीन किसी की नहीं थी, ये प्रकृति की जमीन थी। और आज भी हम लोग बेमतलब के फसादों, बेमतलब के झगड़ों में अपना जीवन नष्ट कर रहे कि जमीन ये मेरी है, न तेरी है न मेरी है, ये जमीन किसी की नहीं है। उदाहरण बताता हूं। मैंने एक उदाहरण दिया कि जमींदारी प्रथा में एक एक इंच जमींदार की थी। आज एक एक इंच नहीं, एक एक सेंटीमीटर भी नहीं, एक एक मिलीमीटर तक या उससे भी कोई छोटा आपको पैमाना पूछना हो, जानना हो तो उतनी भी जगह सब सरकार की, भारत सरकार की। इसमें क्यों? प्रजातांत्रिक देश है। वो कैसे? सार्वजनिक कार्यों के लिए यदि सरकार को जमीनें चाहिए होती तो आपकी कितने भी साल पुरानी जमीन हो, वो सरकार आपको एक नोटिस भेजेगी, ये यहां से इतना चौड़ा रोड निकल रहा है, ये इतना चौड़ा यहाँ रेलवे ट्रैक बन रहा है, या इतना बड़ा यहाँ सरकार का प्रोजेक्ट लगेगा। आपको नोटिस भेजेगी कि आप ये जमीन अधिग्रहण करना चाहते हैं। आप अपने सभी कागजों के साथ उपस्थित हो तहसील में, और वहां तहसील में आप अपना विवरण दीजिए। उसके बाद सरकार आपको मुआवजा देगी। आप कहेंगे हम जमीन नहीं देंगे, हम तो जमीन नहीं देंगे, तो 10 गुना मुआवजा देगी। आप बोलेंगे कि हम मुआवजा हमें नहीं चाहिए, तब भी सरकार कोर्ट में जाएगी। कोर्ट निर्णय देगा कि इतना इनको मुआवजा दे दिया जाए और इनकी जमीन अधिग्रहित कर ली जाए। तो जमीन आपके पूर्वजों की थी, फिर आपके नाम आई, फिर भी वो जमीन सरकार अधिग्रहित कर लेती है। ये भारतीय संविधान में वर्णित है, आज के कानून में ये वर्णित है। और मैं तो गांव का रहने वाला हूं, आपको ये बता दें कि जिस गांव में जमींदारी के समय लैंड दी गई लोगों को और उसका नामकरण नहीं था तहसील में दर्ज, वो जमीन लोगों में बांट दी गई, बाग के बाग उजाड़ दिए गए, और उसका सफर मैं भी हूँ। मेरे पूर्वज, मेरे बाबा के पिताजी, मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के पिताजी और उनके पिताजी, तो मैं आपको नाम भी बता दूँ, ये वाकया कहाँ का है ये भी बता दूँ। गांव मवैया, तहसील
वर्तमान समय में मैथा जनपद रमाबाई नगर उर्फ कानपुर देहात की वाकया है। कल्लू नाम के हमारे पूर्वज थे, हमारे बाबा के पिताश्री, उन्होंने अपने तीनों पुत्रों बुद्धा, परशु, सहाय को लेकर के सन 1929 में पांडव नदी पर पुल बन रहा था, उसका उद्घाटन समारोह में उन्होंने कोरी बाजा बजाया था और उस बजाने का मेहनताने के रूप में जमींदार ने 5 एकड़ जमीन दे दी थी। वो जमीन पर बाग लगाया और बाग लगाने के बाद बहुत बड़ा बाग हुआ। सब लोग, हमारे बाबा बड़े हुए, उन्होंने एंजॉय किया। हमारे जो 10 हमारे पिताश्री की पीढ़ी थी, चुन्नीलाल, नारायण, श्यामलाल, अंगनू, राधा, धनीराम, नन्हा, बानेश्वर और दयाराम, राम प्रसाद, ये 10 लोगों ने उस जमीन को बहुत एंजॉय किया, उस बाग को। लास्ट में चकबंदी हो गई सन 71 में। मैं कहूँगा, जहाँ तक मुझे याद है, सन 71 या 70 हो सकता है। बाग पूरा काट दिया गया, सड़ाक दिया गया और ज़मीन सब लोगों में बांट दी गई। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, प्रत्येक गांव की स्थिति, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जो गांव सभा की ज़मीनें हैं वो लोग कब्जाए हुए, कहीं घर बनाए हुए, कहीं उस पर पेड़ लगाए हुए। सरकार चुपके से देख रही है। तहसीलदार, जिलाधिकारी, एसडीएम सब चुपके से देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके संज्ञान में नहीं है। लेखपाल सरकारी मुलाजिम है, वो जाता है गांव, सर्वे करता है कहाँ कितनी गांव सभा की ज़मीन है। मैप है ना, गांव, प्रत्येक गांव का मैप है, तो लेखपाल को मालूम है गांव के मैप के अनुसार कि कितनी गांव सभा की ज़मीन है, और वो देख भी रहा आँखों से कि ये मैप के अनुसार इस नक्शे के अंदर, इस चक के अंदर इतनी ज़मीन लोग मकान बना के रह रहे, पेड़ लगाए हरे भरे। लेखपाल भी बहुत खुश होता है। अरे कहने कहाँ यार, ये मूर्ख, इनके नाम ज़मीन नहीं है, पेड़ लगाए हैं, इनके नाम ज़मीन नहीं है, घर बनवाए हैं बढ़िया सा आलीशान मकान। इन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि जिस दिन सरकार का, जिस दिन कानून होगा, जिस दिन लेखपाल का, जिस दिन तहसीलदार का, जिस दिन जिला अधिकारी का डंडा चलेगा, उस दिन ये मकान ध्वस्त हो जाएंगे, उस दिन ये पेड़ कटवा दिए जाएंगे। क्यों? सरकार को उस समय प्रोजेक्ट लगाने की ज़रूरत है। सरकारी ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन है, वो सरकार की ज़मीन है, और सरकार एक ज़मीन अलॉट भी करती है, पट्टे अलॉट करती है, आवंटन करती है गरीब लोगों को। ये भी मैं गांव का देख रहा हूँ कि जैसे हरिराम के नाम पट्टा किया गया, हरिराम ने कुछ दिनों के बाद उस ज़मीन को दयाराम के नाम बेच दिया। तो सरकार इस पर नज़र रखी होगी। ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं मालूम, सरकार के संज्ञान में है। तो जब सरकार की डंडा चलेगा तो वो ना हरिराम की रहेगी, हरिराम की तो थी नहीं, उसको तो सरकार ने दी जीविकोपार्जन के लिए, तो न तो वो हरिराम की थी, और दयाराम ने उसको पैसे से खरीद लिया। अब दयाराम फूले घूम रहे, हमने जगह खरीद ली, हमारे नाम जगह, जमीन उनके नाम कैसे हो सकती? हो ही नहीं सकती। पट्टे वाली जमीन, यदि भूमधरी जमीन भी हो जाए तो किसी तरह से रजिस्ट्री हो जाए, दाखिल खारिज भी हो जाए, तो भी यदि 100 सालों के बाद में भी सरकार की यहाँ यदि फाइल खुलती है तो वो जमीन सरकार की हो जाएगी। तहसीलदार घर गिरा देगा। कितने नगर निगम कानपुर में, ये वजीद नगर, ये कानपुर एयरफोर्स स्टेशन के पीछे ज़मीनें कितनी, जाजमऊ में कितने लोगों को अलॉट की गई जीविकोपार्जन के लिए, उन्होंने ज़मीनें बेच दी, वहाँ लोग खेती करने लगे जिनके नाम थी। 100 साल के बाद
नगर निगम ने उसको साफ करा दिया, ढा दिया। जाते रहो आप कोर्ट, न्यायालय खुद ही फैसला दे देगा कि जमीन तो सरकार की, नगर निगम की। तो इस तरह से मैं देखता हूँ गांव में एक एक इंच जगह के लिए पड़ोसी एक दूसरे का सर फोड़ते हैं। ये हमारे घर में भी हो रहा है। कहाँ? मवैया गांव में, जो इस समय वासिंदे हैं दयाराम, श्री दयाराम कमल जी का परिवार, श्री धनीराम कमल जी का परिवार, श्री बानेश्वर कमल जी का परिवार इस समय वहाँ मौजूदा हालत में रह रहा है। उनके बच्चे भी रह रहे हैं। मैं जब जाता हूँ तो आए दिन देखता हूँ किसी 4 इंच जमीन के लिए झगड़ा, किसी बाउंड्री के लिए झगड़ा। कहते ये जमीन हमारी है। उन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि यदि मैं पूछ दूं या सरकार पूछ दे कि पेपर दिखाइए, पेपर दिखाइए कि जमीन आपकी है, तो किसने आपको दी है? नहीं, मैं तो यहाँ 60 साल से रह रहा हूँ, 70 साल से रह रहा हूँ। कहेंगे रहना अलग है, ईजमेंट्री राइट हो सकता है, सुखाधिकार हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़मीन आपके नाम अलॉट हो गई। मैंने तो आपको बताया जिनकी ज़मीन है भी, सरकार का एक प्रोविजन है सार्वजनिक हित के लिए, तो सरकार एक्वायर कर लेगी, ऐसा रूल है। फिर जमीन के लिए इतने विवाद क्यों? और तो और मैंने देखा गांव के प्रधान ने खूब जमीन कैप्चर कर रखी। सरकार, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, पर जब ऊपर से डीएम साहब का या मुख्यमंत्री जी का जब दबाव बढ़ता है तो जाते हैं खाली कराने, और जगह जब खाली कराते हैं तो विधान है कि उस दिन की पेमेंट नायब तहसीलदार की, कानूनगो की, लेखपाल की, तहसीलदार की, डीएम साहब की तक की पेमेंट, और जो हर्जा खर्चा उसमें आया है, जेसीबी का खर्चा और जो भी खर्चा है, वो वहाँ पर जो वासिंदा था, जो अनाधिकृत कब्जा किए हुए था, उससे वसूला जाएगा। ये है, आप समझ नहीं रहे। गांव के वासिंदे मूर्खों से मूर्ख मैं कहूँगा है। क्यों? उन्हें जमीन किसकी है के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। कोई समस्या आती तो तहसील तक पहुँचते, ज़्यादा से ज़्यादा डीएम साहब के यहाँ, और डीएम साहब के यहाँ कोई भी प्रार्थना पत्र दीजिए, तहसीलदार को कोई प्रार्थना पत्र दीजिए, एसडीएम के पास कोई प्रार्थना पत्र दीजिए, डस्टबिन में पड़ा हुआ है। जब उसकी ज़रूरत होगी तब वो डस्टबिन से खोजा जा सकता है। यह फाइल, डस्टबिन का मतलब फाइल में चला गया, मार्क कर दिया डीएम साहब ने या एसडीएम साहब ने या तहसीलदार साहब ने या नायब तहसीलदार साहब ने या कानूनगो ने, लेखपाल को, और कहाँ आख्या प्रस्तुत करें, तो पड़ा है, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जब उसकी ज़रूरत हो तब यही आला अधिकारी उस चीज़ को खंगा लेंगे और वहाँ पर जाएंगे लाव लश्कर के साथ, और उस जमीन पर जितना अवैध कब्जा है उसको हटवाएंगे और वो जमीन अवैध कब्जे से मुक्त करा लेंगे। उनके साथ पुलिस प्रशासन है, एसपी महोदय भी साथ जाएंगे। तो इन गांवों के वासिंदों को ये नहीं मालूम कि जगह आखिर किसकी है। जगह किसी की नहीं, संपूर्ण एक एक इंच जगह इस समय भारत सरकार की, प्रदेश सरकारों की, डीएम साहब के अंडर में। अब आप देखिए, यदि सरकारी प्रोजेक्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए जवाहर नवोदय विद्यालय कि उस जिले में स्थापना करनी, तो डीएम कहाँ से देगा? 33 एकड़ जमीन, 35 एकड़ जमीन, तो वो सर्वे कराता है
और देखता है जिस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा जमीन सरकारी लैंड है उसको अलर्ट कर देता है। वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई है। इसी तरह से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, डीएम महोदय देखते हैं कि कहाँ जमीन खाली पड़ी है, वहाँ केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना कर देते हैं। सार्वजनिक प्रयोगों के लिए जमीनें सरकारों को चाहिए। कहीं आपको ट्रेनिंग सेंटर बनवाना है, कहीं पुलिस स्टेशन स्थापित करना है, कई प्रोजेक्ट होते हैं सरकार के, तो उनके लिए ज़मीनें चाहिए। यदि मिल गई सरकारी ज़मीन ठीक है, अन्यथा एक्वायर करनी पड़ती, सरकार एक्वायर कर लेती। तो गांव वालों को मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ज़मीन न तेरी है न मेरी है, पूरी ज़मीन सरकार की है। इसलिए आपस के मतभेद भुलाकर, आपस के झगड़े भुलाकर सुख और चैन से रहिए, आपस में मेल जोल के साथ रहिए। गांव में आप रह रहे हैं, सबके साथ मेल जोल के साथ रहने से ही आपकी उन्नति होगी। मानव स्वभाव कोऑपरेटिव होना ही पड़ेगा, उसकी एक क्वालिटी है। जैसे यदि आपको कोई कॉमन काज के लिए आपको कार्य करना है तो सब एकता में आपको रहना ही होगा। इसलिए भारतीय संविधान की आत्मा में कहा गया है कि हम भारत के लोग, वहाँ ये नहीं कहा गया है मैं तू, ऐसा नहीं कहा, हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि हम, इसलिए मानव स्वभाव जब तक एकता में रहेगा, जब तक कोऑपरेटिव रहेगा, तब तक ही उसका अस्तित्व है, अन्यथा अस्तित्व मानव का समाप्त हो जाएगा। जैसे कि डायनासॉर्स, बायोलॉजिकल टर्म में मैं आपको बताऊं, मेसोजोइक एरा, एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ में पढ़ेंगे तो मेसोजोइक एरा में ये जो डायनासॉर्स थे बहुत बड़े बड़े विशालकाय जीव थे, और ऐसी क्रांति हुई, शैल क्रांति हुई, या ऐसे उथल पुथल हुई पृथ्वी पर कि डायनासॉर्स का नाम के नाम पर आज केवल उनका अवशेष मिलते हैं, उनके कहीं अंडे मिलते हैं, कहीं उनके शरीर के कंकाल मिलते हैं। और जो आप ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल देख रहे हैं, दीज आर द फॉसिल्स ऑयल, ये उनमें इतना फैट था कि वही आपको आज डीजल, पेट्रोल के रूप में मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी उस समय जीव इससे पृथ्वी पर थे, का समाप्त हो गया। आज देख लीजिए कोरोना त्रासदी से इस संसार के अंदर विद इन ए ईयर हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी होमो सैपियंस they have lost their lives. It is beyond imagination, and still as on today, on 18th July 2020, it is not clear that when this tiny coronavirus will leave the humanity. Mostly, this coronavirus is affecting the human population, and sometimes it may affect to other creature also, but it is not proved fact that most of the human population of the world is affected. And the big countries, superpower countries like USA, USSR,
China and other developed countries we can't talk about, like India. We can't talk about it. 1 million case has reached up to this date on 18th July. And how many people they have lost their lives? There is no perfect data is given by the government of India. So think it, ये जमीन किसकी है? प्रश्न फिर वही, ये जमीन किसकी है? ये जमीन किसी की नहीं है, न तेरी है न मेरी है, ये जमीन भारत सरकार की है. और in turn, if human population is surviving, then we can say government is there. Otherwise, there is no form of government you will find. When there is no human population, then what for the government? Government is of the people, by the people, for the people. Maybe in any other term, that is a definition of the democracy, which is prevalent in the India and USA. These are the big countries which governments, and UK also, UK and other big countries, they are supporting, and other countries they are running democratically, means by the people, of the people, for the people. That is the democratic definition. We find it is fit as on today. But other forms of governments also are there, like communist form of government and so many. So we can't discuss here in detail, but we can say the land is of no one. If we make this earth for the human population, then we have to take the consideration of ecological balance. Means we have to plant more and more trees to reduce the temperature which is rising on the earth due to deforestation. So you are seeing all the natural calamities like this viruses. You will find in 1918 or 19, I am forgetting the year, Spanish flu came, and during that period, crores people they lost their life. So these epidemics will come in regular interval. So we have to be ready for all these things. And we are fighting each other. So we should forget all the differences. But human population, if you want to survive, then on the cooperation by the human qualities like mercy, pity, cooperation, helping nature, sincerity, these all human qualities we have to inculcate in our mind. Then only we can say that earth is the resident of the human population as well as the other creatures. And other creatures, living creatures, in that botanical plants, fauna and flora, then this all comes living creature. And even though beyond the living creature, non-living creatures also, they contribute a lot, like rivers, mountains, lakes. This all contributes a lot for the survival of the human population, not only human population, for all the living creature. So here I suggest, I say person to every every Homo sapien or every person, that be humble, be cooperative, inculcate good habits in our coming generation, in our children, so that we can transmit our knowledge to the generation. So we should be happy. If we want to be happy,
then we have to make our earth like to be happy. That earth is our, you can say, everything. So we have to make earth rich. That land should be made alive through plantation, through water reservoirs, to make the water in big ponds underground. We have to rise the level of water of the underground. So in emergency case, we can take out the water from the earth and we can use it. Hardly 1% of the water is drinkable of this earth. Otherwise, if you are seeing the sea, and from the sea also reverse osmosis process, through that we can take the water from the sea and we can, through chemical process, we can use for drinking. The system is going on in the world. So this is the highest level thinking. We should think and we should make it in the practical way. Thank you very much being with me. जमीन किसकी है के साथ डॉक्टर संतोषी लाल कमल ने अपने विचारों को व्यक्त किया। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ और enjoy the life. Be safe. Stay at your home. If you are having very less work, then stay safe. Be safe at your home. This coronavirus, to avoid the spreading of coronavirus, I wish everybody happy and prosperous life. Till then, goodbye.